सो वी आर स्टार्टिंग वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। ये आपका चैप्टर 6 है एंड देन आपका 7 मार्क्स का है। तो सारी चीजों को हम पॉइंट आउट करते चलते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी जी एंड सर। पावर। इसको लिखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ये जो आपको दिखा इसको हम लिख लेंगे चैप्टर 6 विथ 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। हर एक टर्म का अपना एक आप बोल सकते हैं मीनिंग है। एवरी टर्म विल गिव यू सिग्निफिकेंस, एक मीनिंग देगा। वर्क का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय वर्क? काज काम जिसको बोलते हैं। काम करना। किस तरह के काम को आप साइंस में वर्क कहेंगे? आम लाइफ में तो कुछ भी करते हैं तो काम करते हैं। जैसे एक आदमी को अगर एक दीवार को गिराने के लिए कहा जाए और वो सुबह से शाम तक ट्राई करता रहे पर दीवार हिले ही नहीं, तो अगर हम नॉर्मल सोचे तो भाई उसने काम किया, मेहनत किया है, कोशिश किया है। लेकिन क्या साइंस में इजाजत है इस चीज का कि वर्क किया है उसने? नो क्या सर। कुछ किया? नहीं। एनर्जी पर भी हम आएंगे, पावर पर भी आएंगे, सब पर आएंगे। तो हम पढ़ेंगे अभी यही चीजें कि देखिए जो हम समझते हैं वर्क के बारे में एक्चुअली में कि ये भी वर्क क्या है। तो वर्क के बारे में हमारा माइंडसेट होता है कि हमारा वर्क है। वर्क का मतलब होता है सिंपल कार्य करना। तो कार्य करने में कुछ भी कार्य कर दीजिए, वर्क हो जाएगा। एक कूली है और अपने सर पे जो है ये एक बॉक्स लेके खड़ा है, ये स्टैंड है, ये स्टैंड है, रेस्ट में है। तो क्या इसको वर्क कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, ये सारी चीजों पर बात करेंगे हम लोग। समझिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है साइंस में है तो हम साइंस के हिसाब से बात करेंगे। जब मैं 4th क्लास में था तो इसके बारे में इस तरह डिस्कशन चलता था, मुझे समझ में नहीं आता था। तो ये तो कार्य के बारे में हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी जानते हैं, हमारी पूरी जिंदगी एनर्जी से इर्द गिर्द, एनर्जी के बीच में कितने तरह की एनर्जी है। देखिए आप बिजली यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। आप लाइट यूज करते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी। कहने का मतलब है कि यही एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपका काइनेटिक एनर्जी में जाता है। जब पंखा आपका मूव करता है काइनेटिक एनर्जी में जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? क्या मीनिंग जा रहा है इस सारे एनर्जी टर्म का? एनर्जी दैट वी कैन नॉट सी, हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको, बट वी कैन फील। कैसे फील करता है ह्यूमंस? कोई बता सकता है यहाँ पर? आप कैसे एनर्जी को फील करते हैं? आपके साथ ऐसा क्या होता है जो आप एनर्जी को फील करते हैं? सर जब काम करता है कोई पर्सन कभी से हम्म। थक जल्दी नहीं वो थकता, तो वो उसके पास एनर्जी है इसलिए वो ज्यादा नहीं थकता जल्दी। मतलब काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, हम सभी जानते हैं। तो ह्यूमंस को एनर्जी मिलती कहाँ से है? हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है? सर डाइट से मिलती है। खाने से जो मिलता है। खाने से मिलता है। जो हम खाना खाते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, है ना, वो सारी चीजें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। उसका ऑब्जर्व, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करने के बाद देन उसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। ठीक है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। ठीक है, सारी चीजें हम सीख रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं या ना ही आप उसका विनाश कर सकते हैं। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ध्यान देना आपको, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। सो बेसिकली हमें जो एनर्जी के बारे में पढ़ना है, सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। इतने तरह की एनर्जी है, इतने तरह की एनर्जी है दैट इसके ऊपर आप मतलब जितना पढ़े उतना कम है। बट एक्चुअली our syllabus is limited and our concept are also limited, so we will discuss only जो भी हमारा जरूरत होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी। और वो हम पढ़ेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। यानी आप नॉर्मल बैठे हैं, दैट यू गेन द पोटेंशियल एनर्जी, यू आर मूविंग, दैट यू हैव द काइनेटिक एनर्जी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, देन हम इसके इस पे आ जाएंगे। देन आफ्टर फिर हम लोग पावर पे आएंगे। पावर का मीनिंग क्या होता है? मतलब मेरे पास पावर है, उसका पावर है, उसका भैया बहुत बढ़िया पावर है। ये पावर का क्या कनेक्शन है?
कैसे आप कोरिलेट करेंगे साइंस का पावर और अपने लाइफ में किसी का पावर होता क्षमता है, दोनों होता में है। क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए बांग्ला बांग्ला में क्षमता बोले, हिंदी में क्षमता बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। क्षमता, जी एबिलिटी वही। टू डू वर्क, इसको बोलते हैं एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, कार्य करने की क्षमता हो गई। तो पावर की जब बात बोलते हैं तो मैं आपसे हिंट देता हूं, पावर का टाइम के साथ क्या कनेक्शन है? पावर का टाइम के साथ क्या कनेक्शन है? आप साइंस को छोड़ दीजिए, आप एक नॉर्मल लाइफ में बताइए, अगर किसी के पास पावर है, मतलब पॉलिटिकल पावर है या पुलिस पावर है, कुछ भी है, तो वो कम टाइम में चीजों को डील करेगा तब कहेंगे उसके पास पावर है, या ज्यादा समय लगेगा तब बोलेंगे कि उसके पास पावर है? सर कम टाइम में करेगा तभी कम पावर टाइम में। होगा। है ना? वो तो एक आम आदमी भी चक्कर खाता रहता है, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस, ये कर लो वो कर लो। साइंस में भी सेम फंडा है। साइंस में भी सेम फंडा है कि अगर आप कम टाइम में वर्किंग कर रहे हैं तब हम कहेंगे आपके पास ज्यादा पावर है, और अगर आप उसी काम को करने के लिए ज्यादा समय ले रहे हैं इसका मतलब आपके पास पावर कम है। तो बेसिकली ये तीन टर्म था, वर्क था आपका, एनर्जी था आपका, और पावर था, जिसको मैंने आपको मोटा मोटी समझाया ताकि आगे से कोई आपको डर नहीं लगे। देन आफ्टर यहां से हम डिटेल में चलेंगे। समुद्र में गोता लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पर हम लोग गोता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बढ़िया सा गोता लगाएंगे, अंदर जाएंगे, सारे नजारे हम लोग देखेंगे, और अंदर क्या क्या चीजें, स्टार फिश है, शार्क वगैरह से बच के रहना थोड़ा इनके वैसे न्यूमेरिकल्स तो इनके काफी आसान है, वो आपको लॉज ऑफ मोशन की तरह नहीं है, इजी इजी न्यूमेरिकल्स है, फार्मूला फुट कीजिए आंसर आ जाएगा। बट फिर भी क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट तो आपको रहना ही पड़ेगा, इतना भी आप केयरलेस नहीं हो सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जैसे हम बात करते हैं वर्क की। देखिए जब आप वर्क की बात करते हैं इसको जनरली हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है। जे जूल में होता है, कई बार किलो जूल लिखते हैं, कई बार मेगा जूल, ऐसे करके हम लोग इसको लिखते हैं। वर्क के लिए जो कंडीशन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट द कंडीशन, इसमें दो चीजें कंडीशनल होती है। एक तो इसका होता है फोर्स, कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और दूसरी चीज जो इसमें होती है वो होता है इसका डिस्टेंस, कई बार इसको डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं, बट क्योंकि आप लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं सो नॉर्मली आप कहेंगे कि ठीक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। फिजिक्स के अंदर आपने दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा जब क्योंकि ये भी वेक्टर है, ध्यान सुनना मैं जो बता रहा हूं, फोर्स भी आपका वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर हैं। और फिजिक्स में सोचिए, फिजिक्स में दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए बाल खजला खजला के, कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है हमें, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वी हैव टू ऑप्शंस। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये होता है ए बी साइन थीटा। और एक होता है आपका कौन सा प्रोडक्ट, बता सकता है कोई? एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। नॉर्मल होता है, ऐसा लिखते हैं ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है यहां पर। ये आपका दो हमारे पास तरीके हैं, वी हैव टू थिंग्स, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। वी विल चूज हियर डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि इसका रिजल्ट वर्क है, और वर्क क्योंकि एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप सोचेंगे यहां पर वर्क कैसा है तो स्केलर है, तो हमारा जो नेट आउटपुट है वो स्केलर है। सो वी विल डिसाइड डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या सर करता है? स्केलर का मतलब क्या है सर? आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है?
फिजिक्स का बेसिक वीडियो आपने देखा ही नहीं देखा? ये वाला तो नहीं देखा सर, समय नहीं मिला है वर्क का। हाँ देखिएगा वाला उसको, मिला है, देखा है सर, देखा है। जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 9th लेवल का था, 9th 10th लेवल का। आप क्या स्टैंडर्ड में है जिसको सिंपली आप अलजेब्रिकली जोड़ घटाव सकते हैं, जिसमें नो नीड ऑफ डायरेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जिनमें मस्ट नेसेसरी होता है, एक स्पेशल रूल फॉलो करना होता है, जिसमें डायरेक्शन की बात होती है, बिना डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। जैसे फोर्स, तो ये जरूर पूछेगा ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वेक्टर में आ गया। समय, समय बताने के लिए आपको किसी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह की क्वांटिटी जिनमें नो नीड, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन का, उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। खैर एनीवे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो कैसे ये दो चीजें नेसेसरी होती है वर्क के लिए? देखिए, जब आप डब्ल्यू लिखते हैं, वर्क लिखते हैं, तो ये एक्चुअली जो होता है, ये होता है एफ डॉट डी ले सकता हूं या मैं एस ले सकता हूं। अलग अलग बुक्स में एस लिया गया है, अलग अलग बुक में डी लिया गया है। मैं यहाँ डी ले लेता हूं क्योंकि आपके सिलेबस में डी यूज किया गया है, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों का मैं ले रहा हूं डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ डी। एक्चुअली ये ऐसा होता है, अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे तो ये ऐसा होता है, इसका मॉड, फिर इसका मॉड आपने पढ़ा होगा इसमें, एंड देन कॉस थीटा। याद आ रहा है आप लोग को? इसको नॉर्मल हम एफ डी कॉस थीटा कह सकते हैं। जो बेसिक वीडियो आपने देखा, किसी को ध्यान है ये कि अगर हम किसी वेक्टर में मॉड लगाते हैं, हाँ, तो उसकी वो यस एक सर। स्केलर हो जाता है। ये बेसिक बेसिक चीजें देखिए, मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया था, शुरू क्लास में बता दिया था कि देखो आगे आने वाला है, इस पे आप थोड़ा ध्यान देना है सर यहाँ जी पे। सर। यानी दो चीजें जरूरी हो गई आपके सामने। दो क्यों, मतलब उसके साथ तीन चीजें को रिलेट करेगा, लेकिन दो चीजें इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कई तरह के वर्क का कंडीशन हम लोग देखेंगे, कैसा कैसा जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बेसिक नॉलेज में बता दीजिए कि अगर हमारा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू मान के चलिए यहाँ पर 90 डिग्री है, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, ये दोनों ही तीन कंडीशन लेते हैं यहाँ। तो बताइए cos 0 डिग्री कितना होगा? cos 0 कितना होता है? 1। 1। और cos 90 कितना होता है? 0। और cos 80? -1। -1। ये जो डाटा मैंने लिखा है ये बेसिक है, जिसको बहुत ज्यादा मैथ नहीं आता उसको कोई डरना नहीं है, बस ये खाली याद रखना है कि अगर हम लोग cos 0 डिग्री लेंगे तो ये वैल्यू होगा, cos 90 लेंगे तो ये वैल्यू होगा, और cos 180 लेंगे तो ये वैल्यू होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके फॉर्मूले में है। तो वहां पर एंगल की बात की जाएगी। हालांकि और भी कई एंगल्स हैं जो हो सकता है आपको दे दे, जैसे कि sin 30 होता है, उसी हिसाब से cos 30, 45, इस हिसाब से रिक्वायर्ड होगा तो बता देंगे। बट क्योंकि हम स्टडी अभी कर रहे हैं तो हम इस पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से सोचिए कि 0 डिग्री का एंगल कहां बनेगा, किन कंडीशन में बनेगा? 0 डिग्री यानी एफ और डी दोनों ही चीजें बात करते हैं। चलिए पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे कि किस कंडीशन में वर्क 0 होगा? किस कंडीशन में? मैं फाइनल लिख देता हूं यहाँ पे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो किस कंडीशन में W 0 होगा? ये W 0 है सर cos 90। हाँ, कई सारे ऑप्शन है हमारे पास। या तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो, या और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एफ ही 0 हो जाए, फोर्स ही ना लग रहा हो, या और क्या हो सकता है, डिस्टेंस 0 हो जाए। ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास है वर्क को 0 करने के लिए। आप मुझे बताइए कि थीटा अगर मुझे 90 डिग्री करना है, तो ये जो थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं हम लोग, थीटा 90 डिग्री ले रहे हैं हम लोग, ये थीटा 180 डिग्री ले रहे हैं हम लोग, ये एंगल
किन दो वेक्टर्स के बीच का है? ये दो एंगल, ये दो जो एंगल हम बात कर रहे हैं, किन दो वेक्टर्स के बीच का है? ये किसके बीच में बनेगा ये? वेक्टर एफ और वेक्टर डी। यस, फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनेगा। तो एक एक करके चलिए हम लोग बात करते हैं, और ये कुछ आप ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किस कंडीशन में जो है, जैसे मान के चलिए कोई भी लेट बी सपोज कि यहां पर ये कंडीशन ऐसा लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सोचिएगा ध्यान से। अब ये मुझे बताइए कि यहां पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव कर रहा है, देखिएगा ये ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव कर रहा है, मतलब डी भी इधर ही है, डी भी इधर है। तो यहां जब आप क्या पढ़ा आपने, जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो यहां पर थीटा जो हो रहा है वो हो रहा है 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 डिग्री यहां आने वाला है 1। और 9th-10th लेवल पे जो है हमें बेसिक यही पढ़ाया जाता है, हमें उतना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो इसीलिए cos 0 क्योंकि 1 हो जाता है, इसलिए सिंपली वहां पढ़ा दिया जाता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोलते हैं कार्य इज इक्वल टू बल मल्टीप्लाई बल गुणा विस्थापन। वहां पर हम लोग कॉस वॉस की जिक्र नहीं करते क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं होता, हम यही मान के चलते कि हम जिधर खींच रहे उधर ही आगे बढ़ रहा है, हम यही मान के चलते हैं। और इस कंडीशन में यदि आप डब्ल्यू निकालेंगे तो देखिए एफ डी और ये हो गया कॉस 0 डिग्री, तो यहां पर खाली बचेगा एफ इंटू डी, बस इतना ही बचेगा, ये यही सिस्टम खाली बचेगा यहाँ पर। और क्लास 9th में यही चलता है। क्लास 9th और 10th की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चा एकदम खुश हो जाता है, एकदम टेंशन फ्री, मस्त एकदम, बस इतना पढ़ लिया फोर्स एंड क्योंकि आगे का पढ़ना नहीं है ना, कोई यूज नहीं है, बस छोटा सा है। कई जगह आप तो सिलेबस में ऐड कर दिया है, बहुत सारे जगह पर खासकर नाइस वगैरह में भी डाल रखा है, बट अननेसेसरी वो तकलीफ नहीं देते हैं, वो इतना सा काम चला लेते हैं वो। अब आइए और भी एंगल्स हमारे पास हैं, हम उन एंगल्स पर भी आ जाते हैं कि क्या क्या पॉसिबल एंगल्स हमारे पास जाएंगे जिससे होगा। अभी एक 90 डिग्री का भी बच रहा है। आप मुझे बताइए किस तरह के मोशंस होंगे कि थीटा 0 डिग्री बनेगा, कैसे एंगल आप बनाएंगे? थीटा 0 डिग्री चाहिए मुझे, मुझे थीटा चाहिए 0 डिग्री। हम जानते हैं कि कॉस नहीं 90 डिग्री, 0 नहीं 90 डिग्री, हमें ये चाहिए 90 डिग्री, और हम जानते हैं कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। तो किस तरह के हम लोग लेंगे मोशन, बताइए। आपने कुछ तो आइडिया हो कैसा मोशन ले, कहाँ कहाँ होता है जहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब इक्वल होगा लेकिन अपोजिट साइड में, तब शायद 90 डिग्री बनेगा। वो तो 180 बन जाएगा, आप तो 180 डिग्री के बात बता रहे हैं, और यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है दोनों इक्वल वगैरह हो। हम तो केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो, नाप तोल के थोड़ी फोर्स लगाते हैं। दोनों में से कोई एक तब परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स या डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में या फेनोमेनन नेचर में या कहीं भी आपको कहाँ ऐसा देखने को मिलता है, किस तरह के मोशंस में आपको देखने को मिलता है जहाँ थीटा 90 डिग्री होता है, जहां पर ऐसा बनता है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया है? सर कूली वगैरह जो होते हैं। या सर फिर स्टेट्स पे तो चलते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, आप सर्कुलर मोशन शायद भूल रहे हैं, आई थिंक मे बी। सर्कुलर मोशन जरा बनाइए, आपने जो एग्जांपल दिया वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप सर्कुलर मोशन रोटेशन ऑफ अर्थ, अगर अर्थ यहां पर मूव कर रहा है, ये अर्थ है यहाँ पर, अगर ये अर्थ का मूवमेंट है यहाँ पर, तो आपको नहीं लगता कि सेंटर की तरफ इधर की ओर फोर्स लगता है?
पर ये बढ़ता आगे की ओर है क्योंकि वेलोसिटी इधर की ओर है, या 90 डिग्री बन रहा है। एग्जाम्पल पूछता है ना वो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेट मी सपोज कि आपने जैसा बोला कि कुछ इस तरह का हो जाए जिसमें ये ऑब्जेक्ट है ना, कुछ भी हो सकता है वो। आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये हिसाब किताब है जिसमें आप मान के चलिए कि फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं, लेट मी सपोज फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, जैसा भी आप समझिए, डी ऊपर जा रहा है, या ऐसा समझिए कि इधर फोर्स ही ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स हम लोग ऊपर लगा रहे हैं या फोर्स नीचे लगा रहे हैं, जैसा मान लीजिए आपकी, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। ये फोर्स मान लीजिए इधर की ओर लग रहा है और ये मूव इधर की ओर कर रहा है, जिससे थोड़ा प्रैक्टिकल लगेगा। तो इस कंडीशन में भी आपको 0 डिग्री देखने को मिलता है, सॉरी 90 डिग्री देखने को मिलता है, जिसमें यहां भी वर्क क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गया 0 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग, हमारा जो थीटा है वो 180 का हम लोग लेते हैं। तो अगर 180 का हम लोग लेते हैं यहाँ पे थीटा, लेट मी सपोज कि थीटा हम लोग 180 की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि भैया cos 180 जो होती है वो -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह का हम लोग अगर बना ले, कई बार ऐसा देखा गया है यहाँ पे कि हम लोग फोर्स तो इधर की ओर लगा रहे हैं बट इसका मूवमेंट हमें इधर देखने को मिल रहा है, तो ये जो हिस्सा बनता है ये 180 का बन जाता है, यही 180 हो जाता है। इस कंडीशन में निगेटिव वर्क हो जाता है ये, यानी W इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एफ डी कॉस 180 डिग्री। तो अगर एफ डी कॉस 180 लिखते हैं तो ऑब्वियसली -FD आपको मिलेगा, ये वर्क आपको निगेटिव मिलेगा। सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्या? प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गाड़ी वाड़ी को खींच रहे होते हैं, हम खींचते तो अपनी ओर है बट एक्चुअली वहां पर जो है वो पीछे की ओर भाग रहा होता है, स्लोप की वजह से या बाकी चीजों की वजह से, ऐसा भी होता है। या प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत रेयर इसके अंदर मैंने देखा है, बस एक को जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो मे बी वहां पर आपको आ जाए, बट बहुत रेयर यहाँ पर इसको देखने को मिलता है। ज्यादातर आपको वो 0 डिग्री वाला और वो 1 वाला ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ सर पर हमने ये देखा, बोलो। -50 का कोई मतलब है क्या? माइनस FD जो है इसका कोई मतलब है क्या कि वर्क माइनस में लग रहा है मतलब? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो अब यहाँ पर हम लोग लॉस और गेन की बात करते हैं, एनर्जी है ना। तो अब देखिए स्केलर क्वांटिटी के साथ प्रॉब्लम क्या है, माइनस प्लस में आते हैं तो लॉस और गेन की बात करते हैं, और वही माइनस प्लस अगर वेक्टर के साथ आता है तो डायरेक्शन बताता है। अगर मैं लिखूंगा -5 न्यूटन, तो यहाँ जो माइनस है वो लॉस गेन के बारे में नहीं बताएगा, वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ -5 जूल, तो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं कि लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस होता है, जब एनर्जी का लॉस होता है तो माइनस में जाता है, और एनर्जी ऐड होती है, आप थर्मोडायनेमिक्स या कहीं भी आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे वो प्लस होता है। तो ये आप थोड़ा सा बारीक चीजें जो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसे हमने एक निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो वर्क है, ये जो हमारा वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तीनों चीज हो सकती है यहाँ पर। तेवर का हिसाब किताब है, इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेंगे, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक छोटा सा जिक्र इसमें है 1 किलोवाट आवर का, हालांकि वो आगे है, यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि इसका इस्तेमाल है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। बाकी डायमेंशन वगैरह तो आप आराम से निकाल सकते हैं, MLT खाली होता है। देखिए एक यूनिट हम लोग बात करते हैं, यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है यहाँ पर। तो ऐसा होता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6
इंटू 10⁶ जूल। अब ये आया कहां से, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली हम लोग 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं, बिजली मामले में 1 यूनिट कहते हैं कि 1 यूनिट उठ गया ये। 1 यूनिट हम तब कहते हैं जब 1 आवर में, ध्यान दीजिएगा, इन 1 आवर, 1 घंटे में जब आप जो है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट पावर यूज करते हैं। अब पावर तो आपको समझ में आ नहीं रहा है अभी यहाँ पे कि हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या पावर की बात जा रही है। यहाँ पर 1 किलोवाट पावर का यूज होता है यहाँ पर, तो उसको हम लोग कहते हैं। अब 1 किलोवाट का मतलब, किलो का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, किलो का मतलब होता है जहां पर हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो गया 1000 वाट, 1000 वाट हो गया। अब 1 वाट होता क्या है एक्चुअली, तो P इज इक्वल टू होता है W/T, है ना। P इज इक्वल टू होता है W/T। तो W/T का मतलब ये हो गया, आप इसको अगर पूरा क्लेरिफाई करेंगे, अब डिटेल में आगे जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो W/T जो होता है, पावर आप पढ़ते हैं बेसिकली, पावर होता है W/T का। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि 1000 तब आपको मिलेगा जब यहां पर 1000 जूल, है ना, 1 सेकंड में यूज हो रहा हो। और ऐसे ही 1 घंटे तक अगर ऐसा होता रहे, इसको आप आसान से समझिए कि ऐसा मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल खर्च कर देता है। जैसे पानी का रॉड है मान के चलिए, तो 1500 वाट होता है वो, 1500 वाट पानी का जो रॉड आप गर्म करते हैं। 1500 वाट का मतलब जानते हैं, 1500 वाट का मतलब हो गया 1500 जूल 1 सेकंड में खर्च करता है वो, उसकी क्षमता है वो, उतना लेता है वो। तो बिजली बहुत तेजी से खपत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो रीडिंग होता है ना बिजली का, वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही मेजर करता है कि आपने कितना उसको खर्च किया है। तो खैर उसको हम देख लेंगे। आपसे कई बार आपके घरों में हम कैसे क्या बोलते हैं, आप घरों में वहां जाके आप कम वाट का बल्ब जलाते हैं, ज्यादा वाट का बल्ब जलाते हैं, कौन सा बल्ब जलाते हैं आप? कम वाट का सर, 9 वाट वाला। अच्छा मान लीजिए चलिए घर में किसी का 5 बल्ब लगा है, अगर वो 100 वाट का लगा ले तो क्या हो जाएगा? सर बिजली का बिल आ जाएगा बढ़िया वाला। बढ़िया वाला आ जाएगा। तो ऐसा क्या फर्क है 100 वाट और 15 वाट में, क्या फर्क है? सर वो ये 100 वोट वाला ज्यादा चीज कंज्यूम करेगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो बिल ज्यादा ही आएगा, यूनिट ज्यादा पिएगा वो। उसको और जूल में कैसे बताएंगे आप? जूल 100 वाट में सर वो जैसे 100 वोट को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना काट पीट के, वो तो सर अब आप बताओ देखो। वो तो कैलकुलेशन तो आप करो। नहीं, तो यहाँ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा है ना कि 1000 वाट जो है, 1000 वैल्यू तब आएगी जब 1000 जूल 1 सेकंड में खर्च होगा। हाँ जी हाँ जी। तो आप बताइए 100 तो वाट का बल्ब, 10,000 हो जाएगा ना डायरेक्ट इसका। आप मुझे 1 सेकंड का बताइए ना। ये सर इतना तो देखना पड़ेगा। किसी को आ रहा है समझ में क्या पूछ रहा हूँ? सर क्या पूछ नहीं रहे सर, एक हैं? बार फिर से। मैं कह रहा हूँ 100 वाट और 15 वाट के बल्ब में क्या फर्क है। ये बल्ब है 100 वाट का, और ये एक CFL बल्ब हम जला रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये 15 वाट का है। दोनों में क्या फर्क है? 100 वाट वाला पर सेकेंड 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, और 15 वाट वाला पर सेकेंड 15 वाट यूज करेगा। 15 को 1 सेकंड में यूज करेगा। यहाँ पर ये 100 जूल, 100 वाट आया कहां से? 100 जूल 1 सेकंड में, आप बात समझिए ना। 100 वाट, वाट है क्या? जूल बटे सेकंड, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ये हर 1 सेकंड में 100 जूल उड़ा देगा, और ये 1 सेकंड में केवल 15 जूल ही उड़ाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ जी सर। जी। जूल एनर्जी है, एनर्जी वर्क, एनर्जी भी जूल, वर्क भी जूल। ठीक वैसे ही कि आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो रुपीज में होता है, शॉपिंग करते तो भी रुपीज में बोलते हैं। तो हम जो काम करते हैं बिना एनर्जी के तो काम कर ही नहीं सकते हैं, तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होता है।
तो यानी कि यहां पर जो है लेट मी सपोज कि अगर 10 सेकंड के लिए आप जलाते हैं तो इसमें कितना जूल खर्च हो जाएगा? 1000 जूल। एक और यहां पर अगर आप 10 सेकंड के लिए इसको जलाते हैं तो ये आपको केवल 150 जूल खर्च करेगा, केवल 150 जूल। आप बात समझिए यहां पे। तो उसी हिसाब से हमारी टाइमिंग होती है, कितना देर हम बल्ब जला रहे हैं। 1000 जूल का मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अमाउंट हो गया। ये 150 ही में काम कर दिया, इसने 1000 जूल ले लिया है। मतलब अकेले ही इसने 15 छक 90, मतलब 6, ये लगभग 6 बल्ब के बराबर अकेले है ये। इसकी एक की जगह पर 6 बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि इसका कुछ इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबलाइट 40 वाट का होता है, 40 वाट आराम से 40 45 40 वाट का आ जाता है वो। तो 40 वाट का ट्यूब, वहां 100 वाट का पुराना सा बल्ब होता है, सोचिए। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमने कोई केमिकल डाल के बना दिया। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोयला, जो कि बनने में इसको लाखों करोड़ों साल लग जाता है, लाखों करोड़ों साल लग जाता है बनने में। और हम अपने घरों में सोचते हैं अरे पैसा तो दे रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं ना, हम किसी का थोड़ी ना हम ले रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, वो जिस तरीके से खर्च हो रहा है, आने वाले टाइम में मुश्किल से 80 साल 90 साल या 100 साल में सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में जो बिजली बनाई जाती है, वो बिजली कैसे बनाई जाती है? तो डैम से तो बनाया ही जाता है, लेकिन कोयला सबसे बड़ा हिस्सा होता है, कोयला जलाकर वहां से टरबाइन को घुमाया जाता है, तब बिजली बनती है यहाँ पर। आपके घरों में हो सकता है कि कोई बल्ब जल रहा है, अच्छा ठीक है थोड़ी देर में बंद कर देंगे, अच्छा थोड़ी देर में टीवी बंद कर देंगे, आप इतने कैजुअल से इस चीज को ले लेते हैं। लेकिन सोचिए भारत में 130 करोड़ है, 140 करोड़ की आबादी है, उसको 1/4 ही कीजिए पर फैमिली, 4 मेंबर का ही आप लीजिए, तो लगभग 3 चौके 12 हो गया, 4 चौके 16, लगभग 30 करोड़ घर ऐसे होंगे, 30 करोड़ 30 करोड़ घर होंगे भारत में, जहां पर जो है मतलब पूरा ये बिजली का काम होता है, पूरा बल्ब जलते हैं, सारी चीजें जलती है। 30 करोड़ घरों में अगर केवल 10 सेकंड के लिए ही एक्स्ट्रा 1,000 जूल खर्च हो जाए, तो आप कैलकुलेशन अपने कॉपी पेन पे कर लीजिए कि कितना बड़ा अमाउंट 24 घंटे के अंदर केवल भारत में वेस्ट हो जाता होगा, जिनका हम चाहे तो बचा सकते हैं। वी हैव ऑप्शन हमारे, तभी तो हमने ये बल्ब लाया, 15 वाट का बल्ब हम लाए हैं। तो और भी हम इस पे रिस्क कर रहे हैं कि इससे कम में भी हो जाए, इससे कम में भी हो जाए। तो अब के बाद से अगर किसी को लगे कि भाई हमें बिजली बचाना चाहिए, अगर कोई आपको बता रहा है, तो इसको केवल मोरल वैल्यूज ना लेकर ये इसको आगे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि एक्चुअली वो हमारा ही संसाधन है, हमारा ही रिसोर्स। हम भारत में रहते हैं ना, तो भारत में रहते हैं तो बिहार क्या और हिमाचल प्रदेश क्या, उत्तराखंड क्या, यूपी क्या, दिल्ली क्या, सब तो भारत का ही हिस्सा है, तो हमारा ही घर है ये। तो थोड़ा सा हमें ये चीज का होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा जरूरी मैसेज है इस चीज को लेकर, क्योंकि ये लापरवाही होती है। तो थोड़ा सा अगर हम अलर्ट होंगे तो जो 100 साल का टाइमिंग है उसको थोड़ा सा हम 150 साल ले जा सकते हैं, उसको थोड़ा हम 200 साल ले जा सकते हैं, थोड़ा 125 साल ले जा सकते हैं, जिससे हमारे ही जो पीढ़ियां होगी, हमारे आने वाले जो होंगे, वो थोड़ा इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब ये समझिए कि हमारे पहले के पूर्वजों ने धड़ल्ले से इस्तेमाल कर लिया होता, तो शायद हमारे पास इतना इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। तो यही कुछ था यहाँ पर। ये समझ में आ गया पूरा? ये अब जूल वूल का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया। हाँ जी जी सर। सर। देखिए पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल होना जरूरी है, वरना रोबोट में टीचर में कोई फर्क नहीं होगा। एक टीचर का मतलब है कि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो और उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो सोसाइटी को दी जानी चाहिए तो जरूर देनी चाहिए और ये जाना चाहिए। चलिए आगे हम लोग आते हैं। तो अब यहां पर था, ये डाटा आएगा कैसे? 3.6 10⁶ जूल वाला मामला कैसे आएगा? अब देखिए सिंपल है, एक देखिए सारा जूल सेकंड में काम होता है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं कोई बताएगा? 3600 सेकंड होता है। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर, एक बार बोलिए। हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 आवर? कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में? कुछ 8000 सर होता है, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करना होगा।
देखिए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 8 सेकंड। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होता है। तो अगर आप इन 60 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे नहीं करेंगे? तो 3600 सेकंड आया कि नहीं आया? यस सर। जी सर। मतलब जब मैं थर्ड फोर्थ में था तो एक किसी पड़ोसी ने पूछ लिया था कि अच्छा तुम पढ़ते हो? मैं हाँ पढ़ते हैं। बढ़िया नंबर लाते हैं। तो बताना 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? अब मैं कंफ्यूज। और जब मैं पढ़ने कभी जाता था तो सड़क पे कोई पुराने बुजुर्ग वगैरह हैं, अब तो सर गुजर गए हैं बोलो, तो पूछते थे, तो बिहारी भाषा में पूछते थे वो कि अच्छा बताना स्कूल जा रहे हो? हाँ। पढ़ते हो? हाँ। तो अच्छा बताना कई अठी 20। अब एक मीनिंग होता है इसका, कई अठी 20 मतलब कि जैसे बोलते हैं हाउ मेनी 8 जा 20, जैसे बोलते हैं ना 3 8 जा, ऐसे बोलते हैं 3 8 जा 24, 5 8 जा 40। तो हाउ मेनी 8 जा 20, मतलब अब 20 तो ऐसा कोई टेबल ही नहीं जिसमें कि 8 टाइम में 20 आता हो। और मैं उस दिन ऐसे सोचते सोचते स्कूल चला गया। मैंने कहा कई अठी 20, कितनी बार ऐसा कौन सा टेबल होगा जिसमें हम 8 टाइम में 20 आ जाए? अब वो टेबल तो है ही नहीं। अब वो ऐसा पढ़े लिखे लोग नहीं, मतलब ठीक है उनका नॉलेज था, बट वो एक तरह से अपने पुराने जमाने के थे, वैसे ही बोलते हमारे जमाने में बेटा तुम क्या जानो, हमारे जमाने में ऐसे पढ़ाई होती थी वैसे पढ़ाई होती थी। होगा भाई, छोटे क्लास थे हम लोग का। क्या आंसर होगा इसका? वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या सर करेंगे? इसका 2.5 होना चाहिए। 2.5। हाँ 2.5 ही होगा। अब 2.5 का टेबल तो होता नहीं है। फिर 2.5 यस को सर। 4 टाइम करेंगे 10, फिर 4 टाइम करेंगे 10, तो 10 10 20, मतलब 8 टाइम करेंगे आ जाएगा 20। तो मुझे किसी ने बताया कि सिंपल 8 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो अगले दिन फिर पूछा और बेटा कई अठी 20? मैंने बोला कि बाबा बोलते ना बाबा ढाई अठी 20, ढाई बोलते हैं ना 2.5 को। बोले हाँ सही जवाब है। तो यहाँ पर जो है 1 किलोवाट आवर के चलते हैं। भले मैं शहर में रहता हूँ लेकिन गांव का जीवन मैंने बहुत जिया है, पहाड़ों का, जंगलों का, गांव का। तो वो एक लाइफ था जो मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे गांव का जीवन देखने का मौका मिला। आजकल के शहरी बच्चों को नसीब ही नहीं है सब। जी वन मैं किलो भी वाट गांव में था सर, मैं अभी शहर में हूँ कलकत्ता में। हम्म। ठीक है, मैं गांव में बंगाली में पढ़ा हूँ सर। और मेरा तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री देख कर ही तो हम्म। डर लगता था पहले। अब नहीं लगता है? अपने सीखा है अच्छे से सर। अच्छा। लगता है कभी कभी, कभी काम पे कभी कभी जाता हूँ ना, लगता है। हाँ। बाद में वो देखता हूँ वीडियो, तब नहीं आता समझ में पूरा। अच्छा कभी अच्छा। कभी होता है। बंगाली में हूँ ना, इसीलिए इंग्लिश भी ज्यादा से अच्छे से नहीं आता है सर। यही बात है मेरा, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, इंग्लिश सीख जाओगे और क्या। वैसे भी संस्कृत मैं हमारी दादी माँ है। बंगाली मीडियम था इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हिंदी मीडियम था। संस्कृत हमारी दादी माँ है, हिंदी हमारी माँ है, और इंग्लिश जो है वो काम वाली है। बस इतना ही समझो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो बस इससे ज्यादा भाव नहीं देना है। एक लैंग्वेज की तरह ही देखो। तो 1 किलोवाट की बात करते हैं तो 1000 वाट हो गया। और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें आप कितना से, 1 घंटे से, यानी 3600 सेकंड। तो टोटली आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटली जूल में आ जाएगा। ये इसमें इसमें आ जाएगा, वाट सेकंड हो गया ना ये। तो वही किलोवाट आवर हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं जूल में केवल बदल रहा हूं इसको। अब देखिए वाट सेकंड जूल कैसे बन रहा है ये भी एक मैं आपको बताऊंगा, यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, W इज इक्वल टू वाट इज इक्वल टू, कैसा लिखते हैं? मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए जूल और सेकंड, इसको हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो वाट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जूल मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहां क्या करते हैं, देखिए 36 मल्टीप्लाई 3 2 5, यानी 10⁵ जूल हो गया यहाँ पर। इसी को एक डेसिमल मुझे लाना है, तो ऑब्वियसली एक डेसिमल लाना है तो 36 है 10 भागों में बांट दीजिए, यानी 3.6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 3.6 3.6 तो 36 आ जाएगा। लेकिन ये है अच्छा हुआ कि इसमें से हमने जो है 10 को बाहर निकाल दिया और पावर 5 जूल, यही पावर 1 और ये इससे जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। ये हो गया 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल।
और ये हो गया 1 किलोवाट आवर। इस तरीके से यहां पर हमारा हो गया। ये समझ में आया आप लोग को, ये मैंने कैसे बताया? यस जी सर। सर, एक बार बोलिए फिर से, ठीक तरह से समझ में नहीं आया। 10 की पावर जो 6 आया है ना, वो नहीं मतलब नहीं आ रहा है सर ठीक तरह से। 10 की पावर 6 कैसे है? ये 10 की पावर 5 समझ में आ रहा है ना? जी सर, 3 जीरो और 2 जीरो, तो 36 ये को वाला बना एक है सकते हैं ना। ना, 10 हाँ। हाँ हाँ ठीक है, वो वाला एक है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा एग्जाम्पल होगा जिसमें नेगेटिव वर्क की बात होगी। तो मैं आपको, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, जितना भी आपका ये वाला होगा जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटी जहां पर भी आएगा, समझिए, जहां भी ग्रेविटी आएगा, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जा रहा होता है नीचे की ओर, समझिए, कि जा रहा होता है नीचे की ओर, डिस्टेंस नीचे होता है, या ऐसा समझिए जा रहा है ऊपर की ओर, mg नीचे लग रहा है और जा रहा है ऊपर की ओर। ऐसा कई बार आपको सिचुएशंस मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इस पर पूछेगा आपको जहां नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो था एक कॉन्सेप्ट था। अभी तो एनर्जी इसमें बाकी है, वर्क वेरिएबल का होता है, वेरिएबल फोर्स, फोर्स में भी एक वेरिएबल फोर्स होता है, एक आपका कांस्टेंट फोर्स होता है, तो हम दोनों को बात करेंगे। अभी स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, इसमें हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारा क्लास का टाइमिंग भी लगभग होने ही वाला है। सो ओवरऑल चैप्टर कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ रहा है? 7 जी मार्क्स सर। का है, 7 मार्क्स का है। एनर्जी का थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, बाकी चैप्टर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिएगा जरा, एनर्जी की बात करते हैं तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो दो फॉर्मेट में जोड़ के हम लोग करते हैं। एक आपका जाता है काइनेटिक एनर्जी, और एक आपका जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², और इसका फॉर्मूला होता है mgh, बाकी दोनों जूल में ही होता है। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास जो बन जाता है वो बन जाता है आपका मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जब आप मूव करते हैं, मूवमेंट में जाते हैं जहां वेलोसिटी होगा, तो ये मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो तभी होगा जब रेस्ट में ऑब्जेक्ट हो, यानी वेलोसिटी जीरो हो, उस कंडीशन में केवल होगा। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट आ रहा है, तो हाइट का यहाँ पर चीजें रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज क्लास हम यहाँ पर ओवर करते हैं। बाकी डिटेल जो भी होगा वो नेक्स्ट आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर आप लोग करते चलिए, और ज्यादा टेंशन डिप्रेशन नहीं लेना है, बस अपना कर्म करते चलिए, अपना काम करते चलिए। देखिए, जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए, जो आप नहीं कर सकते हैं उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो टाइम है उसी में बेटर करना है आपको। तो जितना हो सकता है उतना कीजिए बस। बहुत ज्यादा लगे तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन एक आध मूवी भी देख लो, अच्छा मन फ्रेश हो जाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैंने कभी कहा ही नहीं कि बिल्कुल पढ़ते रहो, हालांकि वो आपका बर्डन इतना होता है कि इसके बारे में ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ठीक है, माइंड को फ्रेश भी करना जरूरी है। यहाँ दिल्ली के बगल में गाजियाबाद में गांव वगैरह, तो मैं तो घूमने जाता रहता हूँ, थोड़ा सा वहाँ हवा पानी भी अच्छा है। तो क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि दिन में बिल्कुल फ्री रहता हूँ, क्लासेस वगैरह लिया, दोपहर में खाली हूँ, और शाम को क्लासेस वगैरह है, बाकी चीजें ये होती है। तो बस यही होता है, बस मस्त लाइफ है अपनी, आप भी अपनी लाइफ मस्त बना सकते हैं। अच्छा सोच के खाइए पिए, मस्त रहिए, अपना काम कीजिए, यही प्रिंसिपल फिलॉसफी लेकर चलिए, जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे आप। बाकी जीवन है, संघर्ष और विराम सब चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।